हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉन रन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फाइनल ईयर का रियल एनालिसिस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मुझे ये पेपर बनाने में बहुत ही टाइम लगा। मैंने कम से कम जो रात के 2 बजे तक जो है ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए। कुछ मैंने अपने हाथों से क्रिएटेड किए, मतलब जो डेफिनेशंस रहती हैं उनसे क्वेश्चंस बनाए, कुछ न्यूमेरिकल से बनाए। तो यानी क्वेश्चन बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया है, जिस वजह से जो है मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मुझे देरी हो गई थी, है ना। देखिएगा, क्वेश्चंस को हम समझिएगा। कुछ जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सुइटेबल रहेंगे तो हम उनको आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिएगा कैसे इसमें विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के मिलेंगे। जिनकी आवश्यकता होगी उनका हम सॉल्यूशन देंगे, जिनका हम मौखिक बता पाएंगे तो मौखिक। अब कुछ लोग ऐसे ही कहेंगे वीडियो देखेंगे ही नहीं और कहेंगे कि सीधे पीडीएफ दे दो। तो पीडीएफ देने से कुछ नहीं हो, क्योंकि पीडीएफ में जो है कुछ क्वेश्चंस ही मैंने डिफाइंड किए, सभी क्वेश्चन डिफाइंड नहीं किए, तो पीडीएफ से आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। मैं टेलीग्राम लिंक पर जो है पीडीएफ बाद में डाल दूंगा। पहले आप वीडियो वॉच करिएगा, वीडियो समझ करके फिर आप जो है पीडीएफ से टिक लगाइएगा, तो आप जो है बेटर कर पाएंगे। लेकिन यदि आप समझेंगे नहीं, डायरेक्ट पीडीएफ करेंगे तो कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। देखिएगा कैसे। लेट माना ए वी ए रियल नंबर एंड वी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बहुत अच्छी बात है जी, हमारी आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस लिया है मैंने कि आपका जो एक जो ए है वो आपका कैसा है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर हमारा निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब चूंकि रियल नंबर का है इसलिए मैंने मान लिया -3 है, ठीक है। क्या मान लिया? -3। कह रहा बी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मान लीजिए, मान लिया 4 रियल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इतना है, तो कौन सी इनइक्वालिटी सही होगी? तो आप ये तो जानते हैं कि यदि एन में हम जो है अब जी वाली इक्वल साइन लगा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि आप ये बताइए निगेटिव वैल्यू यदि इसके बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारा एन कैसा होता है, एन हमारा जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। इस वजह से ये इनइक्वालिटी तो हमारी हो ही नहीं सकती। कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी? ये वाली। क्योंकि देखिए इसमें यदि एन का मान 3 का गुणा कर देंगे तो हमेशा जो है इस -3 से बड़ा आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? बिल्कुल सही, यानी हमारा वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि द सेट एक्स सजेस्ट टू आर, मतलब जी हमारे इस प्रकार से डिफाइंड है। तो हमें बताना कि ये इसमें जो इंटरवल बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखिएगा, जब भी आपका इक्वल ना लगा हो, लेकिन तो हमारा कौन सा होगा जी? ओपन इंटरवल होगा। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा हम इसमें इक्वल साइन लगा देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इस प्रकार से। और यदि हम इसमें क्या करें, इसमें जो है एक साइड लगा दें, तो राइट साइड लगा तो राइट क्लोज्ड हो जाएगा, और यदि लेफ्ट साइड लगेगा इक्वल तो लेफ्ट क्लोज्ड हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, तो द जो सेट नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कैसा होता है? आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखिएगा, बाउंडेड बिलो तो है हमारा, लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। जब बाउंडेड एबव नहीं है तो इसका मतलब जी हमारा बाउंडेड नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा है? बाउंडेड तो है लेकिन बाउंडेड बिलो है हमारा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, सुप्रीमम भी पढ़ा चुका हूँ। यदि आप कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द सेट ऑफ इतना। तो देखिएगा, इसमें हमें दिखाना है, बताना है कि ये कैसा है, बाउंडेड बिलो है कि कैसा क्या। तो देखिए यहीं से आपको पहले आपको क्या मिनिमम वैल्यू देखा करो, फिर मैक्सिमम देखा करो। तो मिनिमम देखो मिल गई, मैक्सिमम देख रहे लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये तो कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक चला जाएगी। इसका मतलब ये बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड बिलो तो है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा, थोड़ा हम स्पीड में भी लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार से, तो हमारा यहाँ से कौन सा वाला हो जाएगा? बिल्कुल सही, यानी कि हमारा बाउंडेड बिलो बट नॉट एबव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द यूनियन ऑफ फाइनाइट। देखिए जब भी यूनियन हम लेते हैं किसी भी सेट का, क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड ही रहता है, और यदि हमारा वो है ओपन है तो ओपन ही रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसकी थ्योरम प्रूफ भी मैंने कराई हुई है। अब आ रहा है कि मतलब में क्या फाइंड करना है? इन्फियम ऑफ द सेट इतने का। हमें इन्फियम चाहिए, तो आपको पहले क्या करना है, इसकी ज़्यादा ज़्यादा इन्फियम चाहिए तो आपको छोटी से छोटी वैल्यू निकालना है। तो इस छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि एम और एन केस में बिलोंग कर रहे हैं, इस
एम और एन, कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर के सेट में, तो एम का मान आप इन्फिनिटी ले सकते हो, एन का मान मिनिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यानी कि इसका इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, बिल्कुल 1 हो जाएगी आपकी। और यदि ज़्यादा आप जो समझना चाहते हैं, इसका जो है वीडियो प्रोवाइडेड पहले से करा दिए है, तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह और क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ लीजिए, तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन बेस्ड ही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग जो है 100+ है, इस वजह से ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जी करेक्ट आंसर है हमारा। ये थ्योरम भी हो रहती है जी, इसका प्रूफ भी करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि अब प्रूफ की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमें जो है MCQ क्वेश्चन करने हैं। तो हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी आप बिल्कुल परिचित होंगे, इसको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसको बताने में। बिल्कुल आपकी ये वाली ट्राइंगल प्रॉपर्टी होगी, आपने कई बार यूज भी की होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट इतने का क्या होगा। तो हमें लीस्ट अपर बाउंड मीन सुप्रीमम चाहिए, क्या चाहिए, सुप्रीमम। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दिख रहा है इसमें से घट रहा, घटेगा, यानी कि यदि अपन जो है यहाँ इस पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 में मतलब n का मान 1 लेंगे तो 1 में से 0 आएगा, तो जैसे छोटी वैल्यू हो गई। लेकिन इसका अधिकतम मान क्या आ सकता है, जब इसका n का मान n टेंस टू कर जाए क्या, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी करेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी आंसर क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए एंड वी आर एनी सबसेट ऑफ आर। तो देखिए ये बहुत अच्छा ड्राइव सेट का सीधा संबंध रहता है, जो इसका संबंध होता है वही हमारा ड्राइव सेट का संबंध भी बनता है, ठीक है। नेबरहुड ऑफ 1/2 इज ए सेट। देखिए नेबरहुड बहुत अच्छी आपको पहचान, देखिए कोई भी इंटरवल हो आपका, चाहे जितना भी आप रियल लाइन खींचिएगा, उस पर जितनी जितनी जो भी आपको निकालना हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है छोटे छोटे, जैसे सपोज आपको 1/2 इसका क्या है, नेबरहुड है, तो हमारा ये 1/2 हो गया। इसमें प्लस आप क्या करें, कुछ एप्सिलॉन का मतलब होता है उसमें कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें, तो ये क्या आएगा, एक रियल नंबर लाइन आएगी हमारी, क्या आएगी, रियल लाइन। क्योंकि इसमें तो हमारी रियल लाइन होगी नहीं, यानी कि इसमें तो खाली इतनी वैल्यू हो सकता है कुछ है एग्जिस्ट कर जाए उसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रियल लाइन में, कौन सा हो जाएगा, रियल लाइन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट, दिस इज नोन एज। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, बिल्कुल आपने बेटरास्ट एक्सोम जी होती है हमारी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ट्रू, इसमें ट्रू क्या है कि क्यू इज एन ओपन सेट होता है, बिल्कुल करेक्ट आपका ये स्टेटमेंट है। आर इज नॉट कंप्लीमेंट सेट, बिल्कुल ये गलत बात है कि यार अपना कंप्लीट होता है ना कि नॉट कंप्लीट। क्यू इज नॉट कंप्लीट, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि ये दोनों सही ऑप्शन है, तो इसका मतलब दोनों लगा नहीं सकते, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी। आगे बढ़ेंगे, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज इतना। देखिए कार्डिनलिटी निकालते हैं ना जब, यदि हम डायरेक्ट तरीका बताएं, कार्डिनलिटी किसी की भी निकालने के लिए उसके दुगनी एलिमेंट हो जाती हैं, कैसे, ये है हमारी, इसके बे वाले आ जाती है, तो इसका मतलब 8 हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी 8 हो जाएगी। द ड्राइव सेट ऑफ एनी सबसेट इज। तो देखिए जब भी किसी भी सेट का जो ड्राइव सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, मतलब जो है क्लोज्ड होता है, कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ 2। देखिए एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड, जो ऐसा पॉइंट जिसको लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला, द इंटीरियर ऑफ द इतना, मतलब इंटीरियर पॉइंट भी होगा लेकिन वो दशमलव में होगा, लेकिन सेट में दशमलव मौजूद नहीं, इसलिए इसका भी नन हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, इफ़ एम और एन, मतलब ये आपका सेट इस प्रकार से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहता था रियल एनालिसिस का ये सवाल, तो हमें निकालना है इसका डबल टाइम जो होता है डिराइव सेट क्या होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम इसका निकालेंगे, इसका जब फर्स्ट टाइम निकालते हैं डी एस ऑफ, क्या निकालता है, एक सवाल और बन जाएगा, डी एस ऑफ इसका क्या होगा, तो डी एस ऑफ होगा आपका 1/n होगा, या आप निकलेंगे 1/m होगा, दोनों एक साथ मान नहीं देगा, वो देगा या तो 1/n देगा या फिर 1/m देगा, एक तो आपका जी डी एस निकल आया। लेकिन जब इसका फिर से निकालते हैं ना, फिर से निकालते हैं, जो 1/n आया 1/n का फिर से अपन लिमिट निकालते हैं, क्या निकलती है, लिमिट पॉइंट 0 निकलता है। तो यानी इसका आप जानते हैं ड्राइव सेट की डेफिनेशन क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड ड्राइव सेट। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी। अब हमें इफ़ यदि इतना, देखो इसका भी हमें डबल टाइम निकालना है, तो जब भी हम जस्ट बताते जा रहे हैं कि इसका डबल टाइम का इसका 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे द ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज, क्योंकि देखिए ड्राइव सेट का जो रेशनल नंबर का क्यू होता है वो हमेशा जो है आपका रियल लाइन पर होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट वगैरह भी निकलते हैं। अभी हमने बताया था द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी 1/2 ले लीजिए, अभी हमने आपको बताया था रियल लाइन में आया था, ठीक है।
विच इज़ नॉट नेबरहुड, तो नेबरहुड का मतलब होता है उसके सराउंडिंग हो। तो देखिएगा इसमें तो होगा नहीं क्योंकि 2 बाहर है, तो इसका मतलब कुछ लिमिट, जैसे आपका ये वाला देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ये जो इंटरवल हो गया कितना, ये 2 हो गया, 4 हो गया। तो आप जानते हैं नेबरहुड क्या होता है, यहाँ से सपोज हम इसके पास भी लें तो इससे कुछ एलिमेंट अब आउट निकल जाएंगे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ये इसका नेबरहुड ये नहीं होगा, बाकी सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इफ़ यदि P मतलब बिलोंग्स टू S इज नॉट लिमिट पॉइंट देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। देखिए जब कोई आपका लिमिट पॉइंट नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ड्राइव सेट ऑफ इतने का है, मतलब इतने का हमें ड्राइव सेट निकालना, तो इसका सिंगलटन 1 निकलता है। क्या निकलता है, 1 निकलता है। यानी ड्राइव सेट होता क्या है, लिमिट पॉइंट निकालना। यानी आप क्या करें, इसकी लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, इसका सिंपल तरीका होता है, उसकी लिमिट निकाल लीजिए आप। लिमिट निकालेंगे तो आप 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी निकालेंगे तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर सिंपल 1 आ जाएगा, यानी सिंगलटन 1 एलिमेंट आएगा, यानी इसकी लिमिट क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, आगे होगा समझ में। इफ़ ए इज क्लोज देन, देखिए जब आपका जी क्लोज्ड होता है तो बिल्कुल आपका ये जो है इस प्रकार से सेट पर जो है डिनोट करने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कितना क्या होता है, तो एवरी जो प्रत्येक आपका मोनोटोनिक होता है वो हमेशा कन्वर्जेंस होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंस। एवरी सीक्वेंस इज क्लोज्ड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट आज का जो स्टेटमेंट है तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज क्या होगा, तो द सेट ऑफ ऑल जितने भी हमारा बाउंडेड सेट का होता है वो बाउंडेड ही हमारा रहता है। तो ठीक है, ये वाला अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द सीक्वेंस 1/2 इज कन्वर्ज, तो देखिएगा इसकी लिमिट ले लीजिए, मतलब लिमिट लेंगे तो क्या आएगी, 0 पर टेस्ट करेगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी लिमिट लग दीजिएगा तो 0 ही आएगा हमारा, है ना। द रेंज ऑफ सीक्वेंस, देखिए रेंज कैसे निकालते, तो सबसे पहला रेंज आप क्या करें, सेट में आप जो वैल्यू रख दें यानी कि, तो क्या आएगा, यानी कि वैल्यू आप रखेंगे तो -1 +1 -1 +1 ऐसा आता जाएगा। तो इसकी रेंज है कहाँ तक, -1 से +1 ही तो तक तो है, यानी कि इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। द रेंज ऑफ सीक्वेंस इसकी, तो इसकी रेंज क्या होगी, बिल्कुल आप 1 रखेंगे 1 to n कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी। आगे बढ़ेंगे, द सीक्वेंस इज ए 1/n क्या होगा जी बिल्कुल आपका जी कैसा है, बाउंडेड है। कैसा है जी, बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि जो 0 भी इसकी हाईएस्ट वैल्यू बनाती है और बाउंडेड लोएस्ट वैल्यू आती है क्या, 0। इसका मतलब जी हमारा डी ऑप्शन सही है, ए एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए सीक्वेंस एक्स एन इज ए कन्वर्ज टू ए लिमिट फॉर इतना, तो इसकी डेफिनेशन सी है जी हमारी, तो इसका जो आप जो समझ गए होंगे। ठीक है, डेफिनेशन होती है जी, द सीक्वेंस ऑफ इसकी लिमिट हमें निकालना है, तो क्या होगा, लिमिट निकालेंगे तो हमें एन स्क्वायर कॉमन कर लेंगे दोनों साइड से, तो क्या बनेगा 2/2 यानी कि हमारा 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो इसका मतलब उसकी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है हमारा, कन्वर्जेंट है। अब इसकी देखिए ये हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द सीक्वेंस ऑफ हमारा, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो है सिंपल तौर पर हमारा आ जाएगा क्या, कि ये जो है आपका 0 है, इसका है ना 0। इसमें कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे UN+/UN वाले मेथड से लगाइएगा, तो इसमें कुछ टाइम कट जाएंगे, सिंपल तौर पर आपकी लिमिट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 36 हमसे क्वेश्चन हमें बनाने का ध्यान नहीं रही, कोई बात नहीं, समझा दे रहे हम कि आपका ये इस प्रकार से सीक्वेंस है, तो हमें ये बताना कि ये डाइवर्जेंट है कि हमारा कन्वर्जेंट है। तो हमने सबसे पहले जब भी प्लस वाला हो, यदि वैसे दिया हो तो आप सीधे लिमिट पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसमें प्लस वाला, इसमें आप जो लिमिट पॉइंट नहीं निकाल सकते क्योंकि प्लस है इसमें। तो इसके लिए क्या करें, आपने कौची सीक्वेंस पढ़ा होगा कि द कौची सीक्वेंस यदि हमारा है तो वो जो है वो होता है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, कौची सीक्वेंस की डेफिनेशन इस प्रकार से लगाई हमने मान लिया n = 2m रखा, तो हमारी n फिर माइनस इतना आएगा। ठीक है, ये हमने रख लिया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें देखिए जो फर्स्ट टाइम के एलिमेंट रहेंगे वो तो हमारे कट जाएंगे, फिर कितने बचेंगे, ये वाली, मतलब क्योंकि इसमें देख रहे हैं 2n पद हैं, तो इस वजह से ये क्या बचेगा, इतना m से m कट जाएगा, कितना आया 1/2 आया, क्या आया 1/2। क्योंकि आप ये जानते हैं कि यदि 1/m + n लिखा है और 1/m लिखा है तो बड़ा कौन सा होगा आपका, बिल्कुल आपका बड़ा ये वाला होगा, क्योंकि इसमें से 1 घटेगा तो जितनी राशि क्वांटिटी नीचे ज़्यादा होती है उतनी वो राशि छोटी होती है।
तो इसलिए हमारा मैक्सिमम जे होता जाएगा। तो इसमें जैसे देख रहे जे हैं, तो इसका मतलब इस सीरीज कैसी है हमारी, डाइवर्जेंट है, क्योंकि कौची सीक्वेंस की जो खासियत होती है कि आपका लेस एप्सिलॉन आना चाहिए, जो कि नहीं आया, इस वजह से ये जो है डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्यूशन इसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आप एक तरीके से इनको याद ही कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं हमें, ये आप नहीं कहें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एन रहता है उसके फॉर्म में हमने जो फंक्शन कंटेंट कर लिया, फिर क्या कहिए हम डेफिनेशन जानते हैं एस एन प्लस एस एन की, इसको हमने हल किया। इसमें ये हमारे इतने टर्म बचेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट हल करेंगे। इसकी वैल्यू हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/e, मतलब इतने की वैल्यू ई होती है, क्योंकि 1/, में इसलिए 1/e, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4/e आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी आप ये क्वेश्चन और भी मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं, इनको आप जो कवर करके जाइएगा। तो देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चंस भी आपका जो सीधी डेफिनेशन बेस्ड है, तो मतलब जो थ्योरम होती है ये वाली इस थ्योरम पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप जो है देख लीजिएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन इसी से और बन जाएगा, इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे, तो 1/e आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा मैंने बिल्कुल सरल तरीके से डिफाइंड कर दिया। देखिए ज़्यादा लैंग्वेज वाली क्यों ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें कौन सॉल्व करके देना है ना, इसलिए हमने जो है शॉर्ट करके ही लगाया है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस भी हमारा जो है बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेशन या थ्योरम बेस्ड है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बस फॉर्मूले में मान रखना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सेम है, उसमें आया था हमारा कितना, उसमें आया था मतलब जो वैसे ही इसको लगाएंगे, इसमें 3 है ना, तो इसमें भी वही डेफिनेशन लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको 27 कहीं पर भी ऐसा मिल जाए तो आप जो है 27 लगाएंगे। और देखिए इसको मैंने बताया था, इसको पलट देंगे तो ये क्वेश्चन और बन जाएगा। तो देखो बन गया क्वेश्चन, तो ठीक है। तो ये रही हमारी लिमिट के। अब आते हैं, देखते हैं एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्ज। बिल्कुल आपका कन्वर्ज होता है, लेकिन किस पर होता है, इट्स सुप्रीमम पर होता है। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इससे क्या होता है जी, बिल्कुल आपका जो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे द सीक्वेंस ऑफ एस एन इतने। अब देखिए इसमें एन कॉमन नीचे से करेंगे, एन यहाँ से करेंगे तो ये अपना 0 हो जाएगा। इसका मतलब जी कितना आएगा, 5 आएगा। आपका करेक्ट आंसर इज ये 5 आएगा। द सीक्वेंस एस एन इतना है, तो आपको सिद्ध करना कि इसका जी कन्वर्ज लिमिट क्या होगी। तो देखिए चाहे पावर चाहे कुछ भी बनी रहे, बस एन होना चाहिए। यहाँ देखिए 2/n है, तो इसका मतलब ई जब बन रहता तो ई आता था, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल 2 हो, e⁻² होगा। द लिमिट पॉइंट देन कन्वर्जेंट इतना, तो ये तो आप लगा लेंगे, ये आपके लिए है, ठीक है। इसको आप बताएंगे कमेंट करके, सॉरी हट गया था, है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द सीक्वेंस इतना, तो ये सीक्वेंस कैसा है, बिल्कुल ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका 2 की पावर n करते जाएंगे तो अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो इसका मतलब डिफाइंड नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कैसा है, लगातार जो है एक सीरीज घट भी रही है और बढ़ भी रही है। तो इसका मतलब एक सीरीज घटेगी और बढ़ेगी, तो इसका मतलब जी मोनोटोनिक भी होगा, और साथ में हमारा जो है क्या होगा, हमारा मतलब साथ में हमारा जी हमारा जो बी और सी है ना आपका, है ना, तो इस प्रकार से मोनोटोनिक भी होगा। मतलब देखिए हमने एरो लगाया ना, एरो का मतलब समझिएगा, ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है, डिक्रीज और इंक्रीज। तो क्या होगा जी, मोनोटोनिक इंक्रीज, ठीक है। देखिए फिर इसको मैं लगाकर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी इसमें डाउट रहे, मैंने मतलब गलती से शायद यहाँ पर ए आएगा, देखते हैं, फिर भी मैं समझता हूँ। देखिएगा इसको सीरीज देखिए कहाँ से जा रही है, सीरीज देख रहे हैं यहाँ से, समझिएगा। तो देखिए ये सीरीज हमारी लगातार क्या है, बढ़ती से घटती हुई जा रही है ना, तो मोनोटोनिक डिक्रीज आएगा। यानी करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीज है जी आपका, ठीक है। और डिक्रीज है तो मतलब जी कन्वर्जेंट भी होगा, यानी जो कोई मोनोटोनिक सीरीज होती है तो कन्वर्जेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कौन सा वाला, ए और सी, ठीक है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। ए और सी मीन्स हमें यहाँ पर ऑप्शन, नया ऑप्शन बना देंगे, इसको कट कर देंगे हम, या बना लगा इसको कट कर देंगे। डी ऑप्शन नया आप बना लीजिएगा, कौन सा, कि बी सॉरी ए एंड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 45 एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस मस्ट बी, कैस क्या होता है, तो बिल्कुल वो बाउंडेड जरूर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट होती है आपकी, है ना जी, बोलजानो ने भी बोला है, बोलजानो थ्योरम जो थी उसने, और वेटराश ने भी बोला है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीक्वेंस कैसा है जी हमारा, बिल्कुल जी हमारा कैसा होता है,
ये हमारा कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि ये बाउंड लगातार कैसे हो रही है, घटती जा रही है, जीरो की ओर बढ़ रही है। और क्या होता है, इंक्रीज हो रही है क्या, नहीं तो घट रही है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा वाला, कन्वर्जेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए सीक्वेंस इतना, तो ये सीक्वेंस कैसा है देख सकते हैं, प्लस माइनस जब भी होता है वो ऑक्सीलेटरी सीरीज होती है। ठीक है, आगे वो बाउंडेड भी है ना। और क्या है, वो बाउंडेड भी, तो यानी इसके दो ऑप्शन है, इसका एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा, मतलब दोनों है, ए और सी, मतलब ए और सी दोनों सही है। एवरी कोची सीक्वेंस इज, तो क्या होता है, एवरी कोची सीक्वेंस आपका जो है कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये किस में होता है, एवरी कॉची सीक्वेंस। देखिए दो टाइप से होता है। देखिए जब भी हम सेट की बात कहेंगे तो हमारी डेफिनेशन बनेगी एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि यही चीज़ हमारी किस में चली जाए, मैट्रिक स्पेस में चली जाए, तो वहाँ पर जो है एवरी कॉची सीक्वेंस इज कॉची से, मतलब जो कॉची हो तो वो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट ही हो। ठीक है, उसका क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक स्पेस में अलग रहता है। ठीक है, अगला है द सीक्वेंस टू की पावर एन बटे एन फैक्टोरियल इज, क्या होगा जी। तो देखिए ये दिख रहा है आपको डाइवर्जेंट, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। द सीक्वेंस एफ एन इस प्रकार से डिफाइंड है, तो ये क्या होगा। तो बिल्कुल आप जो है इसमें से मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे और क्या होगा जी, बाउंडेड होगा, है ना। क्या होगा जी, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, इस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 52। एम एन जो डिचलेट होता है वो किसके लिए अपन करते हैं, बिल्कुल आपने जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए ही हम जो है प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। द सीक्वेंस एफ एन इस प्रकार से ये हमारा, तो ये बताना है जी हमें क्या है जी हमारा, मतलब यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि यूनिफॉर्मली। देखिए अगर सब में दोनों ऑप्शन लिख गए तो इसको है ना आप ऐसा करिएगा, एक ऑप्शन को आप बना लीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, क्या मतलब नॉन कन्वर्जेंट। सपोज हमारा सी ऑप्शन है, तो यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द सीक्वेंस एफ एन वीआर एफ एन इतना है, तो हमें जो है वही हमने फिर से लिख दिया है क्या, चलिए दो दो बार लिख गया, नहीं मतलब क्वेश्चन से मतलब सेम है, लेकिन बस इसका जो है जो लाइन वाइज है वो अलग टाइप से है ना, तो ये हमें दिखाना है ना, क्वेश्चन ये है ना अलग अलग है ना। ठीक है, देखेंगे हम 54 हमारा क्या कहता है कि द सीक्वेंस इतना है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो देखिएगा तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोलने में सॉरी बोल रही है ना। अगला है प्रश्न, द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन ऑफ एक्स इतना है, तो हमें जो है इसको सिद्ध करना है कि ये हमारा जो है क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑक्सिलरी। मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, इसको देखिए लगाइए तो जीरो, देखिए जब इसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे जितना एक्स को यदि हटा देंगे तो अब भी हमारा जी और ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर बचेगा। अब देखिए एन का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ से एम एन जी जीरो की ओर जा रहा है, जब जीरो की ओर जाता है इसका मतलब वो कैसी है, हमारी कन्वर्जेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चंस को देखिएगा, तो इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो इसका भी मैंने जो है सॉल्यूशन दे दिया है आपको, देखिएगा लगाइएगा। देखिए मैंने इसको मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो इसकी देखिए जब हमने एफ ऑफ जीरो निकाला तो जीरो आ गया इसमें। ठीक है, अब निकाला हमने एम एन सुप्रीम वैल्यू, जी मॉडुलस वैल्यू निकाली, एक्स चूंकि हमने मान लिया 1/√x वैल्यू रख दी, तो रूट एन बटे में क्या आया, ई आया। देखिएगा रूट एन बटे ई आया तो मतलब एन का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो इस एम का एम एन का मान भी क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक डाइवर्जेंट। सॉरी कहाँ गया, हाँ ये वाला डाइवर्जेंट क्या हो जाए, कहाँ गया, नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है। एफ एन हमारा इस प्रकार से डिफाइंड है, तो इसको कैसे लगाएंगे। देखिएगा इसमें जब भी हम करते हैं तो इसमें कौन सा टेस्ट लगा लेते हैं, एवल टेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि दो सीरीज इसमें जो है बन जाएंगी। बी एन हमने एक जे सीरीज मान ली, एक हमने जे मान ली, जी हमारी कैसी लगातार क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है, तो यानी जो डेफिनेशंस कहती है कि डिक्रीज हो रही है, तो एक सीरीज डिक्रीज है वो जी हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, जो कि आर्टिकल एक है, आप पढ़ेंगे उस आर्टिकल के थ्रू। देखिए वही लिखा है हमने कि जो आपका एक्स एन जो है जीरो, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है, और ये हमारा मतलब ये जो है हमारा ये मोनोटोनिकली डिक्रीज है, इसलिए ये एवल टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है,
58 क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ एफ इज कॉन्टीन्यूस एंड देन इतना जी एफ जे कॉन्टीन्यूस। बिल्कुल आपका जो मॉडुलस वैल्यू भी होती है वो कैसी होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। एफ एक्स क्यू देखो मैंने लगा दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, इसको डेफिनेशन ही मैंने फॉलो की है, ठीक है। आप आसानी समझ जाएंगे। इसकी मॉडुलस वैल्यू आप जानते हैं कितनी, मॉडुलस वैल्यू -2 से +2 जरूर है, लेकिन मॉडुलस वैल्यू +2 आएगी, वो हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। तो देखिए इतना आ गया जी, इतना आ जाने के पश्चात हमने इसको मान लिया एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमारा एप्सिलॉन आ गया यहाँ से, 12 से 12 कट जाएगा, तो एप्सिलॉन देखो जी हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस है हमारी किस पर, इसमें, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 60 देखेंगे क्या कि फॉर ऑल, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है जी, आपको होता है नॉन निकलेगा। इसको भी वैसे आप इसी की तरह लगाइएगा तो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न है 61, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर ए पर क्या होनी चाहिए। बिल्कुल आपका जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए वो लिमिट, और यूनिक मान जो है निकलना चाहिए, ठीक है। ये होता है इसकी जो है वो अगला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसकी वैल्यू आपको मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन दिया ताकि आप ध्यान ना भूल गए हों। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ यदि ये हमारा जी, अब रीमान इंटीग्रल के सवाल आ गए हैं हमारे। इफ़ एफ ऑफ जी क्या है, कांट अभी नहीं आए, सॉरी, एफ ऑफ जी कॉन्टीन्यूस इंटरवल इतने में, तो हमें ये सिद्ध करना कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होता, वो कौन सी कंडीशन है, तो आपकी एफ अपॉन जी होती है, ठीक है। द लिमिट ऑफ इतने, तो इसकी लिमिट क्या होगी, बिल्कुल आपकी लिमिट हमेशा 1 होगी, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू पे जब हम लिमिट रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में खुलेगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इफ़ यदि एफ ऑफ बी क्या हमारी ये कॉन्टीन्यूस है, तो इसकी ये आपकी थ्योरम होती है कि इसमें एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी का वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब प्रूफ यहाँ नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, तो हमें ये दिखाना है कि ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है कि डिफरेंशिएबल होता है। बिल्कुल ये दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों इसके सही हो जाएंगे। 65, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन देन एफ ऑफ एक्स मस्ट टेक एट लीस्ट वंस ऑल वैल्यू बिटवीन इतने इतने के बीच। तो यानी जब भी हम इसके मीडियम के लेते हैं तो उसी के नाम में बीच शब्द आ गए, इसका मतलब क्या है, कौन सी थ्योरम है, ये हमारी इंटरमीडिएट थ्योरम होती है ना, मध्यमान परिमेय। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इतना, ये क्या होता है, बिल्कुल ये नॉन यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है। लगा लीजिएगा टिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से तो नहीं, सॉरी, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होता है। माफ़ी चाहते हैं, सवाल देखिए, क्योंकि इसको हमने लगाए थे, तो देखिएगा यहाँ पर पूरी कंडीशंस हमारी यहाँ पर ये बन चुकी है, इसलिए ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कॉन्टीन्यूस की बात करें, कॉन्टीन्यूस। आगे बढ़ेंगे, इसका मैं ये दिखाना कि क्या ये डायरेक्शन, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप पार्टिकुलर कोई वो मान लीजिए, या फिर आप क्या करें, उसको जो है एम मतलब किस कोई ऐसा कर्व मान लीजिए जो कट जाए। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन लगाए, हमने मान लिया एक्स बराबर वाई कर्व रख दिया इसमें, तो शॉर्ट में ही लगाना है आपको, ठीक है, विस्तार से ही लगाना है। वहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, रखेंगे तो हमारे देखो सब कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा यहाँ पर क्या, एक बचेगा। और चूंकि हम एन का मान कुछ भी लेते रहे, हमेशा क्या बना रहेगा, 1 बना रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रही लिमिट। आपकी जो है 0 वैल्यू जानी चाहिए थी, है ना। इसमें भी हमने कर्व मान के लगाइएगा, आप इसमें भी आप कर्व का मान रख दीजिएगा। यहाँ कितनी पावर 6 है, तो एक्स बराबर आप रख दीजिएगा वाई की पावर 3। जब रखेंगे तो आपकी सब कट जाएंगे, तो यहाँ पर ये भी हमारा डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस सवाल को। देखिए इस सवाल को हम किससे लगाएंगे, हम इसको मॉडुलस प्रीमियर से ऐसे लगाएंगे, किस वाले से, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, इससे लगाइएगा आप, ठीक है। मैंने लगा भी तो दिया है, चलिए लगा भी दिया तो दर्शन कर लेते हैं, देखिएगा कैसे। देखिए जब भी इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मॉडुलस वैल्यू लगा लेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने निकाल ली 0 है। अब देखेंगे डज नॉट पर देखेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, मॉड की प्रॉपर्टी लगाई। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा जी एक्स स्क्वायर जी ऐसा 2xy बनेगा, ठीक है। फिर इसको बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पर बटे 1/2 आएगा, नहीं आएगा, तो हमने इतने की वैल्यू रख दी 1/2। अब देखिए ये जी, सॉरी यहाँ पर, अब चूंकि जानते ये x-2 है, तो जिससे बड़ा तो जी भी होगा हमारा, तो हमने जे ले लिया इसकी जगह पर, क्योंकि हमें तो इनइक्वालिटी वाली कंडीशन सोल्व करानी है। तो इतने के बराबर अब हमें क्या है, हमने कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पर एप्सिलॉन, इतने को क्या मान लिया, एप्सिलॉन के थ्रू, जहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यूज हैं। इस सवालों को अब चूंकि ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि एप्सिलॉन आज डेफिनेशन से डिफॉल्ट कहा जाती है, उसकी हमारी जो लिमिट होती है वो फिर एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है।
69 भी आप लगाएंगे, ये भी आपका जो है जी कैसा होता है आपका, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट करता है। कैसा करता है जी? डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम आधारित। देखिए, जब आपकी कंडीशन ना दी गई हो, क्या नहीं दी गई हो? कंडीशन, खाली एक इक्वेशन दी गई हो, तो उसके लिए आप जो है निकालते हैं कि ये मैक्सिमम होगा इन पॉइंट्स पर, कि हमारा मिनिमम होगा इन पॉइंट्स पर, कि हमारा जो है मिनिमम होगा इस पॉइंट पर। तो कुछ आसान तरीका ही है हमारा। सबसे पहले आप जो है डिफ्रेंशिएशन करना है, आपको एक्स के सापेक्ष कर लेना है। ठीक है, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और सबके सापेक्ष कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया, डेल यू डेल वाई है, जो डेल वाई डेल जेड है। जब इनका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फिर इन तीनों समीकरण को हल करेंगे, तो हमें जो ये पॉइंट जो मिले, अब इन पॉइंट्स पर हमें जो है इसकी जो है मैक्सिमम और जो है मिनिमम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉरी तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है पहले तो आपको मैं डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी आपकी ये वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाए आ गई, तो समझ लीजिए कि आपका वो मिनिमम होगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव आ गई, तो वो है हमारा पॉजिटिव होगा जी। 99% जो है बिल्कुल हमेशा इसी से पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या किया, फिर आपका ये तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा, वैसे आपको रट गया होगा जी सब इस टाइप के सवाल, तो कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, भले ही ये MCQ क्वेश्चन है, लेकिन लगाकर आपको मेथड जरूर समझना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिया है कि हमें ये निकालना है स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकलती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन हमें एक सवाल u बराबर दिया है, लेकिन आप जानते हैं ट्राइंगल में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, फाइव अपन को ये कंडीशन पता रहता है, तो इससे आपको मेथड क्लियर होगा। एक आप पहले सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए ये होता है कंडीशन, और ये इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। फिर इसमें क्या कहते हैं, वन से मल्टीप्लाई, इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई, फिर इनको क्या कह देते हैं, ऐड कर देते हैं, और डी एस डी वाई डी एस से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो तुलना कराएंगे तो हमारे जी इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि लेमडा सबकी वैल्यू है बराबर में, तो जी हमारे तीनों कैसे आ जाएंगे, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तीनों कैसे आ जाएंगे यहाँ से हमारे जी इस प्रकार से जी। अब हम इसमें साइन एक्स साइन वाई साइन जेड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा कोट जी। कोट से कोट ऑपरेटर निकाल देंगे, तो एक्स बराबर वाई जी आ जाएगा, और जी मान यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर वाई प्लस जेड बन, तो स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये सवाल थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, इन सवालों को लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया। ये वाला लगाइएगा, ये और इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 72 में देखेंगे हम रीमान इंटीग्रल पर आधारित है। तो ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, आपने इसको सीखा भी होगा, तो ये वाली सही है। ठीक है, ये सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इफ़ यदि ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है, तो कौन सा वाला फंक्शन क्लियर सही होता है, तो वो हमें बताना है। कि बिल्कुल आपका जो है, यदि आपका जो है UPF माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये इफ़ यदि एफ हमारा जिस प्रकार से, तो हमें रिफाइनमेंट वाला जी हमें जो है निकालना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है। ठीक है, थोड़ा आप ये स्पीड करिए, क्योंकि थ्योरेटिकल वाले आप समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, देखिए जी मैंने इस टाइप के सभी रीमान इंटीग्रल यदि आप पढ़ लेंगे, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इस टाइप के सभी प्रकार के सवाल लगा दिए। यदि आप बुक वीडियो देख लेंगे, तो फिर आप क्वेश्चन लगाने के तरीके सब समझ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकलेगा ये वाला। ठीक है, कौन सा निकलेगा, 83 डिवाइड में 12 में। ठीक है, मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि जी मैं करा चुका हूँ, वीडियो पड़े हुए हैं, आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के रीमान इंटीग्रल पूरा देख सकते हैं, थोड़ा है ना, तो आपको मेथड भी क्लियर हो जाएगा, फिर आपको एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा उससे। लेट एफ ऑफ जी वी बाउंडेड फंक्शन इतना है, तो पी पार्टीशन है, तो हमें बताना कि इसमें जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो होता है, ये ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ही सही है, आपका थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द मैक्सिमम हमें निकालना, मैक्सिमम वैल्यू इसकी, चूँकि आपने देखो पॉइंट निकाल लिए थे, वो क्या पॉइंट निकाले थे आपने, एक्स का मान वाई का मान क्या था, पाई/3, जस्ट इसके ऊपर अभी हमने निकाला वो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो आप रखेंगे तो साइंस आर्ट की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो यानी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इस प्रकार से जी वाला आंसर करेक्ट है। देखिए जो आपने रेखा मतलब कुछ लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें भेजे थे, उसमें मिस्टेक बहुत है, बहुत सावधानी से उस वाली बुक को पढ़िएगा आप, क्योंकि बहुत मिस्टेक है, मैंने देखी है उस बुक को। मतलब जो MCQ वाला मॉडल आया है ना, उसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें मिस्टेक है। उसमें देखो करेक्ट आंसर ये दे रहा है, मतलब कई जगह उसमें बहुत मिस्टेक है, तो उस पर ज़्यादा आप उसी के
का आंसर रट कर मत जाइएगा, आप अपने कंसेप्ट पर क्लियर करके जाइएगा। तो इसका करंट आंसर आपका ये 100% ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द फंक्शन इसकी हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आप कुछ नहीं करना, बस इसको आप जो है इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा, ठीक है। यू के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष पार्शियली, बस उसके हल कर लीजिएगा, आपको स्टेशनरी पॉइंट जो है मिल जाएंगे। तो बस हल कर लीजिएगा आप, बस स्टेशनरी पॉइंट भर निकालना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज इतनी है, सॉरी कितने हो गए थे क्वेश्चंस, माफ़ी चाहते हैं, ये थोड़ा बेसा हो गया है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ गया, यही तो रहता है PDF थोड़ी सी हमने कहाँ तक हो गया था, हाँ चलो यहाँ थी, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा इसमें है, तो इसकी जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसके पॉइंट हमारे निकलेंगे ये वाले, कौन से निकलेंगे, ये कैसे प्रूव करेंगे। देखो एक तरीका बताता हूँ जो कि आपको पूरा सवाल नहीं लगाना होगा, आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपके ऐसे पॉइंट दिए हों, क्या दिए हों, पॉइंट दिए हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, एक के सापेक्ष ही आपको इंटीग्रेशन कराना है, मतलब आप सॉरी डिफ्रेंशिएशन कराना है। आप कर देंगे डेल यू डेल एक्स के सापेक्ष, क्या कर देंगे, बस इसका डिफ्रेंशिएशन आप करा दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करा देंगे, और इन पॉइंट्स पर जो आपका सही, इन पॉइंट्स पर इसको जो है संतुष्ट करा दीजिए। यदि संतुष्ट कर जाता तो वही पॉइंट्स आपके होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इतना करिएगा, नहीं तो वैसे आपको तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत टाइम लॉस होगा आपका, ठीक है। इसलिए ऐसा करिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द पार्टीशन इसकी, तो इसका देखिए आपने क्या करना है, आपकी जो पॉइंट निकले थे इसमें क्या है, आपकी जो निकले थे इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करिएगा, है ना। अब इसमें तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें पॉइंट नहीं दिए गए, हमें क्या है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लीजिएगा, जिसमें पॉइंट दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ये है, लगाइएगा आप लोग, ठीक है। ठीक, अब देखिए द इन ए प्लेन ट्राइंगल द मैक्सिमम वेलोसिटी इज इतनी है, तो इसका आता है 1/8, इसका आता है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 1/2 1/2 रखेंगे यहाँ पर, तो इतना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। 83 देखेंगे तो इसका लगाइएगा। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप लोग, कई लोग तो होशियार हैं, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं बनता उनको मैं टेलीग्राम पर इनका सॉल्यूशन जो है दे दूंगा, जो क्वेश्चंस मैंने जो बड़े बड़े हैं, जो आप लोग नहीं बने आपको, तो वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन इज क्या होता है, मतलब ये आपका जानते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस होता है, कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। यदि ये फंक्शन इतना है, तो बस इस देखिए इसमें हमें वो वाला मेथड नहीं लगाना, आपको सीधा इंटीग्रेशन लगाना है। यहाँ पर रख दीजिए, ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आएगा एक 5/5, बस लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा 1/5, बस मतलब वैसा तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। अब लिखा है एफ ऑफ एक्स के बराबर इतना है, तो हमें ये दिखाना, तो ये भी इसमें भी आपको डायरेक्ट क्या है, समाकलन कर दीजिए, कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा, इसका करेंगे तो b माइनस यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एफ ऑफ जी क्या होता है, नॉट रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, सॉरी रीमान इंटीग्रल निकल आता है जी, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमने सोचा कॉन्टिन्यूअस वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इफ़ यदि 3x बराबर, तो इसका भी आप इंटीग्रेशन करिएगा, 11/2 आएगा, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी करेक्ट आंसर ये निकलेगी, मैंने कराए हुए प्रूफ है, आप जो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तो आपको जो है इसका मेथड क्लियर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 90 क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यदि ये वाले हमारा इस प्रकार से, इसका कौन सी कंडीशन सही होती है, तो बिल्कुल आपकी ये जो कंडीशन, इसका भी मैंने प्रूफ कराया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, फर्स्ट हमने दिया नहीं, तो उसमें नन ऑफ दीज कर लीजिएगा। 91 इफ़ यदि एफ ऑफ एक्स 4 इतना है, तो हमें जो सिद्ध करना है ये है ना, तो इसका आंसर आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा, लगा कर देखिएगा। द फंक्शन एफ ऑफ साइन एक्स, तो हमें ये बताना ये कैसा होगा, ये रीमान इंटीग्रल होगा, क्या होगा, रीमान इंटीग्रल। इफ़ यदि एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रल, तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या होगा। देखिए इसमें ग्रेटर देन लगा, तो इसमें भी हमारे ग्रेटर देन आ गया, यानी बी नंबर सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द इंटीग्रल ऑफ इतना, तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल कन्वर्जेंट निकलेगा, क्या निकलेगा, कन्वर्जेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो थोड़ा मैं समझा दूँ आपको, एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए जब हमारा लिमिट हमारी कैसी हो, फाइनाइट हो, कैसी लिमिट हो, फाइनाइट लिमिट हो, और बाउंडेड सेट हो, कैसा हो, बाउंडेड हो, मतलब फंक्शनल वैल्यू कैसी हो, बाउंडेड हो, तो वो होता है हमारा प्रॉपर सेट, कौन सा होता है, प्रॉपर, ठीक है। दूसरा नियम समझिए, जब हमारी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी दी हो, मतलब क्या लिमिट दी गई हो, इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी दी हो और फंक्शनल वैल्यू कैसी हो हमारी, बाउंडेड हो, कैसी हो, बाउंडेड हो, तो वो जो सेट होता है फर्स्ट काइंड का होता है, कैसा होता है, फर्स्ट काइंड का होता है।
और हमारा अगला, यदि हमारी लिमिट बाउंड मतलब इन्फिनिटी भी दी गई हो, कभी कभी इन्फिनिटी मिलेगी लेकिन, और हमारी फाइनाइट दी गई हो, कैसी, इन्फिनिटी, इसको फिर लिख दें इन्फिनिटी और फाइनाइट, ठीक है। जब ये दी गई हो, फंक्शनल वैल्यू जो रहती है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो अनबाउंडेड हो, कैसी हो, अनबाउंडेड, तो वो होता है सेकंड काइंड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए जैसे इंटीग्रल ये तो कन्वर्जेंट का तो था, अगला देखेंगे ये वाला देखेंगे तो ये भी हमारा कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, ठीक है, कन्वर्जेंट ही निकलेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए मैंने ये करा दिया पूरा टॉपिक, वीडियो पड़ी हुई प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सब क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। 0 से इन्फिनिटी साइन एस डी एक्स, ये इतना दिया गया, तो ये बताना किस कौन से प्रकार का है। देखिएगा साइन इन्फिनिटी का मान आपका जो है इन्फिनिटी नहीं होता है, इसका मान चूंकि आप जानते हैं साइन की वैल्यू -1 से कहाँ तक जाती है, +1 तक, तो ये इन्फिनिटी थोड़ी मान होता है जी, है ना। तो इसका मतलब ये है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, चाहे वो पॉइंट में रहे, इसलिए इसको इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का मान कुछ ना कुछ निकलता है, इसलिए ये कैसा है, बाउंडेड है। और ये बाउंडेड भी है, कैसा है, बाउंडेड है, और लिमिट कैसी है, अनंत है, तो इसका मतलब ये कैसे काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है। इसी प्रकार ये हमारा कैसा निकलता है, कन्वर्जेंट निकलता है, कंपेरिजन टेस्ट से लगा लीजिएगा। अब इसको देखिए, लिमिट कैसी है हमारी, फाइनाइट है, लेकिन 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब ये सेकंड काइंड का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, साइन अपॉन रूट एक्स है, इसका करेंगे तो ये भी हमारा जो है कन्वर्जेंट निकलता है, क्या निकलता है, कन्वर्जेंट। आगे बढ़ेंगे, ये वाला भी हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, लगाइएगा, ठीक है। अगला बढ़ेंगे, ये वाला है, अब इसमें हम बताना चाहिए कैसे काइंड का। देखिए लिमिट आप इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर तो बाउंडेड रहेगा, 0 रखेंगे तो भी बाउंडेड रहेगा, इसका मतलब ये हमारा कैसा है, फर्स्ट काइंड का। फर्स्ट काइंड का क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट है, ठीक है। यदि हमारा जो है परमेट्र मेथड तो प्रॉपर सेट बन जाता है ना, इसलिए। आगे बढ़ेंगे 97, इफ़ यदि हमारा ये वाला इस प्रकार से, तो हमें कंडीशन बतानी है कौन सी सही है। ये वाला मतलब किसका स्टेटमेंट है, बिल्कुल आपका जी एवेल टेस्ट की क्या होती है, डेफिनेशंस होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या निकलता है, डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट निकलता है। ये वाला हमारा क्या निकलता है, डाइवर्जेंट निकलता है, लगा लीजिएगा म्यू टेस्ट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्जेंट तभी होगा जब n का मान जो है बड़ा होगा 1 से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन देखेंगे जो देखो कन्वर्जेंट है, इसमें कहा तो जो पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है, तो बिल्कुल आपका ये क्या है, ट्रू है। आगे बढ़ेंगे 102, अब ये मत सोचिएगा 2 ऑप्शन आएंगे, वो तो हमने मतलब काय को बनाए, मैं तो मैंने आपको आंसर दे दिए। जिसका इस सवाल को लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बाई अल्फा आता है, अल्फा पैरामीटर से लगाना है, एक ही सवाल इसका मोस्ट है, लगा लीजिएगा, और भी है लेकिन वो आएंगे नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसका जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मैट्रिक स्पेस, तो मैट्रिक की जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी कौन सी होती है, ये वाली होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे देखेंगे, देखिए जब कोई आपका मैट्रिक स्पेस होता है, ये नहीं, ये आपका क्या हो, सबसेट होता है, तो वो क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट जो होता है वो ए का सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट ऑफ द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज क्या होता है, वो क्लोज्ड होता है, सॉरी ओपन होता है, क्या होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ओपन होता है। इन ए मैट्रिक स्पेस यूनियन आर्बिट्ररी फर्स्ट ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, ओपन होता है, ध्यान रखिएगा। इफ एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस देन एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्या होता है, क्लोज्ड होता है ना। अब अगला है हमारा कि हमें, अब देखो ये जो 0 चढ़ा रहता है इसको बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। अब हमें ये बताना कि इसका जो प्रॉपर्टी कौन सी सही है, तो प्रॉपर्टी हमारी खाली ये जो है ये वाली सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप डी मार्बर थ्योरम से इसका यूनियन बन जाता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी है। कौन सा आंसर सही है आपका, सी है, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न 109, कौन सा देखेंगे हम, 109 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कैसा सेट है हमें ये बताना है, तो देखिएगा ये कैसा है, हमारा बाउंडेड सेट है, क्योंकि ये 0 और वो चाह रहा, तो ये कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी विच ऑफ ऑल फॉलोइंग स्टेटमेंट आर क्या हो सकते हैं, तो यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कि कौन सा यूनियन ऑफ ओपन सेट जो ओपन होता है, इनफाइनाइट इंडस्ट्री जो ओपन होता है, बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन आपकी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वाचिंग, थैंक्स दोस्तों। देखिएगा अब आपको क्या है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। देखिए कहीं पर भी जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने जो
जितने मैंने अपने जो वेरीफाई करके क्वेश्चन दिए सभी के सभी, क्योंकि जनरली आपने जो मॉडल देखेंगे उसमें भी बहुत मिस्टेक हैं, आप जो है देखेंगे। और भी क्वेश्चन चूँकि अभी नया पैटर्न आया तो उसमें MCQ क्वेश्चन बुक में भी नहीं देखने को मिलता, इसलिए जो है आप जो है इन क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।